चलिए आज से स्टार्ट क्या करना है, फ्रिक्शन स्टार्ट करना है। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन पर आते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? कई लोगों को पता भी होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करते हुए मूव करती है तो उस दौरान जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। या फिर आप सिंपली ऑब्जेक्ट में कह सकते हो कि द फोर्स विच अपोजेस मोशन, जो मोशन को अपोज करे, जो मोशन को रोके, वो क्या है? फ्रिक्शन है। तो ये सब लोग जानते भी होंगे। और फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है ये भी सभी लोग जानते होंगे। फ्रिक्शन वर्क्स एट द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट, जहां पर मान लीजिए एक सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है और इसको हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो कहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगेगा जहां पे दो बॉडी का कांटेक्ट हो रहा होगा। तो जहां पर दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं उस पोजीशन पर क्या लगता है? कांटेक्ट पॉइंट पर क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। हम ये जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं फ्रिक्शन कहां पर होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में भी फ्रिक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज से। या आपने कुछ पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन के बारे में। जैसे नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत बताया गया था इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताया गया था, बट फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। तो ये तो हो गई फ्रिक्शन की बात। अब फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, और अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो कौन कौन से टर्म उस पर एक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से टर्म एक्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर ये बॉडी है, किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक इसका वेट, जो अर्थ एक्सर्ट करती है इस पर फोर्स, कौन सा फोर्स लगाती है? mg। इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स कहते हैं? जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। हम ये जानते हैं। अब मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा करके इस डायरेक्शन में इसको पुल करते हैं। हमने क्या किया? इस डायरेक्शन में इसको पुल करना स्टार्ट किया, तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगेगा? यहां से एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट होगा। ड्यू टू द रिजल्टेंट फोर्स, इस नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के रिजल्टेंट के कारण से, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के रिजल्टेंट के कारण से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? वो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन, ये अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर अगर एफबीडी बनाए तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, ये जो रिजल्टेंट है, ये किसका रिजल्ट है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहा है और दूसरा कंपोनेंट कौन दिखा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स दिखा रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो किस वजह से आया है? अप्लाइड फोर्स की वजह से आया है। अप्लाइड फोर्स की वजह से आया तो एंगल कितना क्रिएट करेगा? थीटा एंगल क्रिएट करेगा। इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। यानी रिजल्टेंट फोर्स, हम पी से इसको डिनोट कर लें, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। अभी हम कुछ देर पर देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको। अभी इतना कॉन्सेप्ट समझिए कि इतने फैक्टर्स होते हैं, इतने पॉइंट्स होते हैं किसी भी फ्रिक्शनल अगर एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर, किन्हीं दो बॉडीज के बीच में, तो इतने फोर्सेस उस पे एक्ट करते हैं, इतने फैक्टर्स उस पे एक्ट करते हैं। तो बेटा फ्रिक्शन की बात हम कर रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें जो फ्रिक्शन पढ़ना है, होते तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, बट जो मेनली हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है किसके बारे में? हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? हमें पढ़ना है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? और हमें पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन। हालांकि इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, जो आप जानते भी हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और मैं
ई पॉइंट की बात करूं, फिफ्थ पॉइंट की, तो आप पढ़ोगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो इतने टाइप के फ्रिक्शन आपको पढ़ने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इतने टाइप्स के फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं। कहाँ कहाँ पर वर्क करता है, कहाँ पर वर्क नहीं करता, कौन सा फ्रिक्शन कब वर्क करता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? बताइए, कोई बता सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? चलिए कोई बात नहीं, मत बताइए। देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है, ये बॉडी है ब्लॉक पर, कितने मास के साथ? mg इसका वेट है, जो एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर एक्ट कर रहा है। अब यहां पर अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, इसको पुश करते हैं, पुल भी कर सकते थे, पुश करिए या पुल करिए, आप हल्का सा फोर्स अप्लाई कीजिए, क्या ये बॉडी मूव कर जाएगी? हल्के से फोर्स के साथ क्या ये बॉडी मूव करेगी? आप कहोगे नहीं सर, एकदम हल्का सा फोर्स होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। बट हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा क्या है जो इस बॉडी को मोशन करने से रोक रहा है? ऐसा क्या वर्क कर रहा है कि इसको, इसकी बॉडी को मोशन करने से रोका जा रहा है? ये बॉडी मोशन नहीं कर पा रही है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी। तो फोर्स अप्लाई करने पर भी बॉडी अगर मोशन नहीं कर पा रही है, इट मींस उसमें क्या कर रहा है, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स को कैंसल आउट कर दे रहा है। तो अगर हम इतना फोर्स अप्लाई कर दें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैंसल आउट हो जाए, कैंसल आउट होने का मतलब उतना फ्रिक्शनल फोर्स हमें हटाना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स जितना अप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जितना अप्लाई हो रहा है उससे हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, जिससे वो मोशन में आ जाए। तो मोशन में आने से पहले, जस्ट मोशन में आने से पहले जितने फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप कह सकते हो डेफिनेशन, अ फ्रिक्शन, अ फोर्स विच प्लेज अ रोल just before the motion starts is called static friction। फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर मोशन आने के बाद, अब जाहिर सी बात है अगर हम फोर्स बढ़ाते चले जाएं, फोर्स बढ़ाते चले जाएं, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जितना आप फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक फिक्स लिमिट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। आप इतना ज्यादा फोर्स लगा देंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ओवर कर जाएंगे और बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो जिस कंडीशन पर बॉडी स्टार्ट हुई थी, जिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पर बॉडी स्टार्ट हुई थी मोशन करना, उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और जिस मोशन करने के बाद, अगर मोशन में आ गई बॉडी, तो मोशन करने के बाद भी उसमें एक फोर्स एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो मोशन स्टार्ट होने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मोशन स्टार्ट होने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ उस बाउंड्री पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, विच इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मे भी समझ में आया होगा आप लोगों को तीनों टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सप्लेन मैंने किया। मे भी समझ में आया होगा सबको। स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क तब करता है जब बॉडी मोशन में नहीं होती, रेस्ट पर होती है। मोशन स्टार्ट जैसे ही होता है उसी टाइम पर जो स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। और मोशन स्टार्ट होने के बाद कौन सा फोर्स लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है बिटवीन द बॉडीज, टू बॉडीज जो आपस में मूव कर रही होंगी। अब बात ये आती है कि कौन सा फोर्स, इसमें से कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है, या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है, या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स? तो अगर आप एक्सपीरियंस करो तो आप ये पाओगे कि अगर आपको किसी बॉडी को रेस्ट पर है और रेस्ट से उसको मोशन पे लाना है तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है।
आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, यानी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और एक बार बॉडी अगर मोशन में आ जाती है तो आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ, थोड़ा सा का मतलब बहुत कम नहीं, अगर हल्का सा भी आप फोर्स लगा रहे हो तब भी वो बॉडी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्टेडी मोशन करती रहती है, अगर हल्का सा भी फोर्स लगाते हैं तब भी। लेकिन बात ये करें कि अगर हमें स्टार्ट करना हो मोशन तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। कौन सा, ये अप्लाइड फोर्स है मान लीजिए F, और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब हम इसको बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाइड फोर्स एक्सर्ट करते जाते हैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, यानी ये क्या होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सडनली जब ये हम टॉप पर पहुंचते हैं, यहां पर पहुंचते हैं, तो अचानक से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है अप्लाइड फोर्स के साथ, और कुछ इस तरह से कर्व मिलता है हमें। और उसके बाद एक टॉप पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब हम काइनेटिक पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी बॉडी मोशन पे आ जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अप्लाइड फोर्स लगाते चले जाते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक का केस जो है, ये जो केस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन को शो किससे करते हैं, एफ और एस से, सफिक्स में स्मॉल एस लगा दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाता है। और ये कंडीशन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर एफ के लगता है, ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ के है। और टॉप पॉइंट, ये जो पोजीशन है, ये किसकी पोजीशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन है। इस पोजीशन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो पोजीशन है वो किसकी है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की पोजीशन है। मे भी ग्राफ समझ में आया आपको। यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। समझ में आया। बोलो बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कुछ नियम हैं, कुछ लॉ हैं। क्या क्या नियम है फ्रिक्शन के, क्या क्या लॉज हैं फ्रिक्शन के, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के टाइप समझ में आए, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, 5 टाइप के मेनली फ्रिक्शन हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मोशन स्टार्ट होने के बाद जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में जिस पोजीशन पर हम चेंज होते हैं, यानी मोशन जस्ट स्टार्ट जैसे होता है, उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसका ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया कि कैसे ग्राफ में हम कैसे शो करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को, काइनेटिक फ्रिक्शन को और स्टैटिक फ्रिक्शन को। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। तो सबसे पहले चीज, फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है बेटा, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब उसकी रफनेस पर डिपेंड करता है, उसकी स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करेगा, सरफेस की स्मूथनेस पर, सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, दूसरी चीज, फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, या फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। ये पैरेलल परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होता, दो तरीके के फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल, क्या होता है, ये टेंजेंशियल होता है। मतलब टेंजेंशियल का मतलब देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक है,
आप इस ब्लॉक पर दो टाइप से फोर्स लगा सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो ऊपर की डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, ऐसे आप सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो वो कहलाता है परपेंडिकुलर फोर्स, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर आप ये फोर्स लगाते हो ऐसे, इस डायरेक्शन में आप इस पर फोर्स लगा रहे हो ऐसे, इसके सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होता है, और अगर हम पैरेलल परपेंडिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर फोर्स जस्ट लाइक प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा। तीसरी कंडीशन, तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ कहता है कि जो वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होती है। जो वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता। लास्ट चार रूल होते हैं। लास्ट रूल क्या है? जो वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। यानी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional, is directly proportional to the normal reaction, normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये एफ के भी हो सकता है या एफ एस भी हो सकता है। अगर आप एफ एस मोशन से पहले की बात कर लोगे तो एफ एस हो जाएगा, और मोशन की बाद की बात करोगे तो एफ के हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और ये भी जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम लिख देंगे एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू आर, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का हो सकता है, या तो एस, म्यू एस लग गया तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और अगर म्यू के लग गया तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो सकती है और स्टैटिक फ्रिक्शन उसी ऑब्जेक्ट के लिए अलग हो सकती है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। क्लियर है बेटा? समझ में आया इतना? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां से मिलेगा? क्योंकि एक रूल होता है, एक लॉ होता है, फ्रिक्शन का एक लॉ है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली डिपेंड करता है। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या मिलता है? कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को यहाँ पर कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन अब हम पढ़ेंगे। इतना समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सभी लोग? बेटा स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। हाँ, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। कौन सा टॉपिक था? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन बताते हैं। देखिएगा, तो ये हमारे पास एक सरफेस, ये एक ब्लॉक,
अभी हमने बताया कि इस ब्लॉक पर आप एक फोर्स लगाते हो, FBD बनाते हैं हम, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स FS या FK मान सकते हैं आप, और इस डायरेक्शन में क्या लगता है हमारा, रिजल्टेंट फोर्स लगता है। इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स वर्क करता है। ये हम लोग जान गए कि क्यों रिजल्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है, किसकी वजह से वर्क कर रहा है, इसकी और इसकी वजह से। तो रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, अगर हम इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये अगर F है तो ये भी F होगा, अगर ये F है तो इसके पैरेलल यहाँ पर भी F होगा। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है F और बेस है R। अभी हम लोगों ने देखा कि tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन R हो रहा है, और इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, F इज इक्वल टू म्यू R था, और म्यू इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा F अपॉन R। तो यहाँ से हमने देखा कि म्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan थीटा मिल गया। इट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इजी है, कोई टफ तो है नहीं मेरे ख्याल से। बोलिए, टफ है बेटा? बहुत इजी था ये तो। चलिए अगला टॉपिक, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? देखिएगा बहुत आसान है एंगल ऑफ रिपोज समझना। एंगल ऑफ रिपोज, चलिए तो ये है बेटा क्या, एक सरफेस, कैसा सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। कैसा इंक्लाइंड सरफेस? सरफेस हॉरिजेंटल के साथ इंक्लाइंड कर रहा है, कितने एंगल पर, फाई एंगल पर। एक सरफेस ऐसा है जो हॉरिजेंटल के साथ फाई एंगल पर इंक्लाइंड कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है m मास का। अब बताइए कि ये अगर इंक्लाइंड सरफेस इतने एंगल पर ना हो करके अगर ये इतने एंगल पर रखा हो, ऐसे हो, इस डायरेक्शन में हो, और आपसे कहा जाए कि इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या ये ब्लॉक अपने आप स्लाइड करके नीचे आ पाएगा? क्या ये ब्लॉक अपने आप स्लाइड कर पाएगा, सरक पाएगा? नहीं सरक पाएगा। लेकिन अगर हम इसके एंगल को बढ़ाते चले जाएं, इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बढ़ाते चले जाएं, तो एक एंगल आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जिस एंगल पर पहुंचते ही ये ब्लॉक नीचे को स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए? करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ये ब्लॉक, एक मार्कर है, इस डस्टर के ऊपर रख दिया हमने, अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, अगर हम इसको उठाते चले जाएं, देखिए यहाँ पर हमने रख दिया ऐसे, अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है। हम सख्त देखो एक पर्टिकुलर एंगल पर आकर के ये स्लाइड कर गया, ये स्लाइड किया पर्टिकुलर एंगल पर आकर के। अगर ये पर्टिकुलर एंगल पर स्लाइड किया तो वो एंगल, जिस एंगल पर, वो इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल जिस पर रखी हुई कोई बॉडी जस्ट स्लाइड करने लग जाए, उस एंगल को सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उस एंगल को सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अच्छा, वो सरफेस को हम एंगल बढ़ा रहे थे, सरफेस का हम एंगल इंक्रीज कर रहे थे, वो बॉडी स्लाइड करना क्यों नहीं स्टार्ट की? क्योंकि उसमें क्या वर्क कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा नहीं हो गया, किस कंपोनेंट से, इसका एक कंपोनेंट होगा, ये जो मास है नीचे की तरफ खिंचा हुआ है ऐसे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg cos फाई और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में होगा mg sin फाई। और इससे पहले फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा था, यहाँ पर एक्ट कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स Fs। तो जब तक ये कंपोनेंट mg sin थीटा Fs से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक क्या होता रहता है, ये बॉडी वहां पर रुकी रहती है। लेकिन जैसे ही mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो जाता है, वैसे ये बॉडी
स्लाइड करने लगती है। क्यों? क्योंकि हम एंगल ऑफ रिपोज चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते जाते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है और इसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। मे भी समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। इस कंडीशन पर अगर हम देखें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें अगर mg cos फाई की बात करें तो इसके अपोजिट में एक फोर्स वर्क करेगा जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर एक वर्क कर रहा है फोर्स। अगर हम इसका FBD बना, ये समझ में ना आ रहा हो तो मैं FBD अलग से बना दें। इसका डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए यहां पर हमने देखा R जो है वो किसके बराबर है, mg cos फाई के बराबर है। और Fs किसके बराबर है बेटा, Fs बराबर है mg sin फाई के इक्वल है, mg sin फाई के इक्वल है ना। तो यहां से हमने देखा कि Fs अपॉन R, Fs अपॉन R किसके बराबर होता है, तो Fs अपॉन R किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। Fs अपॉन R किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो यहां से हमने देखा म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg, Fs की वैल्यू क्या है, mg sin फाई, तो mg sin फाई आ गया। और यहां से क्या मिल गया, mg cos फाई R की वैल्यू है, तो mg से mg कैंसिल हो गया, म्यू इक्वल टू क्या मिल गया, tan फाई मिल गया। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो भी म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और यहां पर हमने देखा कि एंगल ऑफ रिपोज म्यू इज इक्वल टू tan फाई होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू फाई। यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क इतना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब वर्क करता है जब कोई सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल सरफेस पर रखी हो, उस पर जो एंगल वर्क करता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अगर कोई सरफेस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा होता है तो उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इतना छोटा सा फर्क है। समझ में आया बेटा सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन ऑन अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में वर्क डन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा अगर हम इंक्लाइंड सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हैं या रोल करते हैं तो कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, कितना वर्क डन होगा। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा ऐसा होता है कि अगर एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सरफेस रख करके सिर्फ मूव कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, डस्टर के ऊपर हम लोगों ने मार्कर रखा था तो वो मार्कर क्या कर रहा था, स्लाइड कर रहा था। बट अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो व्हील के फॉर्म में हो, और व्हील के फॉर्म में जब वो वर्क करता है, वो ट्रेवल करता है, मोशन करता है, तो उस दौरान उस पर जो फोर्स वर्क करता है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, उस फोर्स को कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा राउंड बॉडी यानी सर्कुलर बॉडी पर वर्क करता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसी भी सरफेस की बॉडी पर वर्क कर सकता है। मे भी समझ में आया होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन तो आप लोग महसूस भी करते हो, आप जानते भी हो। जैसे वो बचपन में खेला होगा खूब आपने, सीढ़ी के वो झूला होता है ना, सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, ऊपर जाकर के स्लाइड करते हैं ऊपर से। जैसे अपने स्कूल में भी है, स्कूल में लगा हुआ है झूला, वो बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं उससे। तो वो कैसा फ्रिक्शन हो जाएगा वहां पर, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना होता तो खूब तेजी से आके नीचे गिर जाते। रोलिंग फ्रिक्शन, आप पहिया साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ये सब रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल्स हैं। रोलिंग फ्रिक्शन होता है वहां पर। आप साइकिल चलाते हैं, कुछ दूर पे जाकर के साइकिल रुक जाती है, क्यों? क्योंकि आपके पहिए में और अर्थ के बीच में एक रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह से, तो है ना। समझ में आया? आज की क्लास समझ में आ गई सबको? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ता है, कितनी एनर्जी हमारी जाती है,
ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पर। ठीक है।